Good morning, students. Now, today we'll be looking at the case studies of your second chapter of business studies book, which is all about the principle of the management, that is, general principles and scientific principles. So, the first case study which you are going to hear say is the ninth one. Okay, Appliances India Limited is engaged in manufacturing and distribution of home appliances in 1987. यहाँ पर क्या बोल रहे कि अप्लायंसेस इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो क्या बनाती है, होम अप्लायंसेस बनाने का काम करती है और बहुत पुरानी है. इट हैज गॉट गुड नेम इन द मार्केट एज द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी अप्लायंसेस. इट हैज सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग. ओके, यहाँ पर बोल रहे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, सेल. जब भी कोई ऐसी बात होती है, ऊपर की लाइन ऐसी थी कि बस जनरल वे में बात कर दी जाती है, उसके बाद इंपॉर्टेंट बातें शुरू होती है. ओके, तो सेकंड लाइन ऑनवर्ड्स आप थोड़ा ध्यान देने लगना. इट हैज सेपरेट डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस, सेल्स, मेंटेनेंस सर्विसेज एंड टेक्निकल सर्विसेज टू अचीव स्पेशलाइजेशन. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको पता चल गया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की बात होती है. अब आपको यहाँ पे ये याद करना है कि स्पेशलाइजेशन की बात कहाँ पे होती है, जहाँ पर काम बांट कर स्पेशलाइजेशन किया जाता है. ये होती है डिवीजन ऑफ वर्क में. ओके, तो उसका आंसर क्या होगा इसका, डिवीजन ऑफ वर्क. Now, since the areas of the operation in the company have increased and the customer have become more demanding, the company decided to modify the existing principle of management to meet the changing requirement of the environment. State the general principle of management which the company wants to modify and to meet the changing requirement. अब अगर चेंज भी करना पड़ेगा तो कंपनी कौन से वाले में चेंज करेगी, इसी डिवीजन ऑफ वर्क के प्रिंसिपल को चेंज करेगी. ठीक है, क्योंकि अगर कंपनी वास्ट हो रही है तो फिर उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, पहले जैसा नहीं चलता है. ओके, नाउ द सेकंड केस स्टडी. The principle of management equips the managers to foresee the cause and effect relationships of the decisions and actions so that the wastage associated with the trial and error approach can be overcome. So कि यहाँ पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की बात हो रही है, यहाँ पे वेस्टेजेस को मैनेजर्स फोर्सी कर देते हैं. ओके, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं मैनेजर, उसको फोर्सी कर देना और वेस्टेजेस पे ध्यान देना, ये जो चीज़ है ट्रायल एंड एरर अप्रोच के थ्रू जो होती है, तो इसको अपन किससे जोड़ सकते हैं, मैनेजर का ये कौन सा इम्पोर्टेंस रहता है, मतलब ये मैनेजमेंट का कौन सा इम्पोर्टेंस है जहाँ पर ये मैनेजर्स ऐसा करते हैं. तो यहाँ पे रिसोर्सेज की अगर बात हो रही है, वेस्टेज की बात हो रही है, तो वेस्टेज वर्ड आते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए. अगर ये पूछ रहा है इम्पोर्टेंस क्या है, तो वेस्टेज से रिलेटेड है. तो वेस्टेज कहाँ पे होता है, इट रिड्यूसेस द वेस्टेज इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, या फिर आप लिख सकते हो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. दोनों आंसर्स करेक्ट होंगे. ओके, आई होप यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, बट आई होप दैट विल बी एबल टू सी. आपका विद्यालय बिलीव्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड एनकरेज टीम बिल्डिंग थ्रू अ मिक्स ऑफ सर्कुलर. पहले हम लास्ट लाइनें पढ़ लेते हैं. क्या है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड फॉर द सक्सेस. ओके, हमको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पता करना है. सेकंड, स्टेट टू फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबाव पैरा. इस अबाव पैरा में कुछ दो मैनेजमेंट के फीचर्स भी हमको देख के बताने पड़ेंगे. अब इसको रीड करते हैं. तो ठीक है, हमने देखा कि विद्यालय, आपका विद्यालय believes in holistic development of students and encourage them team building through a mix of curricular activities. तो करिकुलर एक्टिविटीज हो रही है स्टूडेंट्स की और उसके थ्रू डेवलप कर रहे हैं, जो स्कूल इसी में बिलीव करता है. ओके, ठीक है, यहाँ तक जनरल बात हो रही है. को करिकुलर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराते हैं वो. ठीक है, ऑन इट्स फाउंडर्स डे अ स्टेज प्रोग्राम और परफॉर्मेंस हैज टू बी पुट अप. ओके, यहाँ पे फाउंडर्स डे पे एक प्रोग्राम हो रहा है. अ कमिटी ऑफ 10 प्रीफेक्ट. प्रीफेक्ट कौन होते हैं, वो बच्चे होते हैं जो कि मतलब बड़े हो चुके हैं, जैसे कि 11th 12th में पहुंच गए और वो मतलब छोटों को गाइड कर रहे हैं, है ना, उनकी एक कमेटी बना दी है. वॉज कंस्टिट्यूटेड टू प्लान डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फंक्शन. अब उनको बना के अलग अलग फंक्शंस को देखने की बात की जा रही है. दे ऑल डिसाइडेड टू यूज रिसाइकल पेपर फॉर डेकोरेशन. और यहाँ पर रिसाइकल पेपर जो यूज होते हैं डेकोरेशन के लिए, उसको यूज किया गया है. देयर वॉज स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी
एंड ऑल द मेंबर्स सपोर्टेड ईच अदर। अब यहाँ पे यूनिटी एंड हार्मनी की बात आ रही है। ओके, सब में क्या थी? यूनिटी और हार्मनी। तो हमारा ये जो प्रिंसिपल था ये हाईलाइट तो हो गया यहाँ पर, यूनिटी एंड हार्मनी मतलब एस्पिरिट डी कॉर्प्स, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है। ठीक है, अभी भी हमको दो फीचर्स मैनेजमेंट के ढूंढने पड़ेंगे। Okay, now with mutual trust and belongingness, the program was systematically planned and executed. अब यहाँ पे जो प्रोग्राम तो अच्छे से हो गया, तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, है ना? क्या होता है मैनेजमेंट? गोल ओरिएंटेड होता है, ये इसका एक फीचर रहता है। तो यहाँ पर एक सिस्टमेटिकली प्लान्ड हुआ और एग्जीक्यूट कर दिया गया उसको। Now Karthik, one of the prefect, realized that unknowingly the group had applied one of the principle of the management with planning and executing of the programs. अब यहाँ पर हमने इतनी बात देख ली, अब वहाँ पर वो देख रहा है, ये जनरल बातें वापस शुरू हो गई है कि कार्तिक क्या कर रहा है, वन ऑफ द प्रीफेक्ट है, उसको लग रहा है कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे अप्लाई किया गया। ओके, अब इतनी आगे फिर से जनरल बातें शुरू हो गई। ही वॉज सो इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ हिज फंक्शन दैट ही asked his father to apply the same principle in the business. His father replied that he was already using this principle. ओके, तो ऑलरेडी उसके फादर बता रहे मैं तो ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ इस प्रिंसिपल को। नाउ अब इसके ऊपर जो ये जो ग्रुप एक्टिविटी की बात अपन ने की थी। ओके, ग्रुप एक्टिविटी मतलब कि जैसे कि अपन ने इससे पहले देखा था कि एस्प्रेड डी कॉप्स, तो वहाँ पे अपने को टॉप में हार्मनी एंड यूनिटी इससे हाईलाइट हो जाता है कि एस्प्रेड डी कॉप्स तो प्रिंसिपल है। पर यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है ये सब मिल के काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक और आपका जो बोलना चाहिए फीचर जो हाईलाइट होकर आता है वो कौन सा रहता है? दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि एक्चुअली मैनेजमेंट किसी एक पर्टिकुलर इंसान का टास्क नहीं है, और यहाँ पर क्या थे? ग्रुप थे, और ग्रुप में उन लोगों ने काम किया, स्टूडेंट्स ने। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी है होती है तो ही तो कोई भी फंक्शन को हम सक्सेस कर पाते हैं। इवन इन स्कूल ये चीज़ आपने करके देखी होगी, पास्ट में आपके ग्रुप एफर्ट्स रहते हैं वहाँ पर। तभी जैसे कि आपने ड्रामा किया तो वो भी ग्रुप एफर्ट ही तो था, यहाँ पर भी फंक्शन हो रहा था, ग्रुप एफर्ट तो हो गए सही। और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे किसी कंपनी की बात नहीं हुई है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? स्कूल की। तो आप एक फीचर चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि मैनेजमेंट कैसा होता है? परवेसिव होता है। परवेसिव होता है मतलब सब लेवल पे होता है, डजेंट मैटर आप कंपनी की बात करो, स्कूल की बात करो या कॉलेज की बात करो। ओके, तो आप इतने सारे तीन ये लिख सकते हो और एक प्रिंसिपल लिख सकते हो यहाँ पे। नाउ 20th केस स्टडी, just wait for a second. Here, Damini D'Souza took over the reins of the Kinsa Retail. Okay, Damini D'Souza ने क्या टेक ओवर किया? किंसा रिटेल को एज एन एमडी इन इंडिया, मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हो। अब वो किंसा रिटेल विथ इट्स हेडक्वार्टर इन जापान हैज बीन इन रिटेल बिजनेस फॉर 40 ईयर्स। ये जनरल बात करते हैं यहाँ पे ना कि यहाँ पर 40 ईयर से एस्टेब्लिश है। ठीक है, हमारे काम का नहीं है, इसके आगे चलते हैं। इट हैज रीजनल offices in many countries, with each regional office taking care of the shops in that particular region. ओके, अब यहाँ पर बोल रहे कि यहाँ पर रीजनल ऑफिसेस हैं किसके? किंसा के, अलग अलग कंट्रीज में। ठीक है, और विथ ईच रीजनल ऑफिस टेकिंग केयर ऑफ द शॉप्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन, और वो उस पर्टिकुलर रीजन पे क्या कर रहे हैं? ऑपरेट कर रहे हैं। एज इट इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, okay, large organization, the regional officers have been given the powers to decide and spend funds sectioned to them by the headquarter for the welfare of the customer of the region. अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज हो रही है कि यहाँ पर एक तरह से जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वो क्या बोल रही है कि किंसा क्या एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन रहती है तो क्या करती है कंपनियां? डिसेंट्रलाइज कर देती है काम को। डिसेंट्रलाइज करती है मतलब ये जो पावर रहती है अथॉरिटी की उसको बांट देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है लोअर लेवल्स तक। ओके, क्यों किया जैसा ऐसा? ताकि उस लेवल पे भी अगर कोई मैनेजर है तो वो अपना खुद का डिसीजन ले सके और काम में कोई भी रुकावट नहीं हो, है ना? ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको बार बार पूछना पड़ रहा है हेड ऑफिस में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं वो? यहाँ पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये कब किया जाता है? जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वर्ड को लाइटली मत लेना,
ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है। अच्छा, अगर यहाँ पर छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती तो आप क्या बोलते? या फिर डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता? नहीं, छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो सेंट्रलाइजेशन बेटर रहता। ओके, यहाँ पे किंसा लिमिटेड wants the highest possible standards of ethical conduct being followed, for which a code of conduct in its place for putting values into practice। अब वो वैल्यूज ऑफ, जो वैल्यूज हैं उसको भी प्रैक्टिस में लेना चाहती हैं, ठीक है। All employees as well as board members are required to act in accordance with the highest standard of personal and professional integrity. Okay. When acting on the behalf of the company, non-compliance involves a heavy penalty. Okay. अगर ये मैं बताता हूँ नॉन कंप्लायंस, और यहाँ पर सबको कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, और इंटीग्रिटी रखनी पड़ेगी, और अगर नॉन कंप्लायंस करते हो, अगर आप फॉलो नहीं करते हो चीज़ों को, रूल्स एंड रेगुलेशन को, तो उसकी हैवी पेनल्टी रहेगी, जिससे टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय हो जाएगा, मतलब आपको काम से ही निकाल दिया जाएगा। तो इतना स्ट्रिक्ट वो है कि मतलब अगर किसी चीज़ में वो मीटिंग्स वगैरह या रूल्स रेगुलेशन टूटते हुए दिखे तो सीधा टर्मिनेशन है। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि सबको क्यों किया जा ऐसा ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि सबको डिसिप्लिन में ला सकें। तो ये जो अगला प्रिंसिपल इसमें जिसकी बात हो रही है वो है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ओके, अब ये जो प्रिंसिपल ने, ये कौन से प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, और इससे पहले जो आपने देखा था वो कौन सा था, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये फयोल के हैं, है ना। तो यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल्स की बात हो रही थी। और यहाँ पर देखिए आप, क्वेश्चन में भी लिख रखा था जनरल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट एंड फयोल वाले, ठीक है। यहाँ पे आप टेलर के मत ढूंढने लगना। नाउ नेक्स्ट केस स्टडी। करण नाथ took over D North Motor Company from his ailing father 3 months ago. In the past, the company was not performing well. The Karan was determined to improve the company's performance. Now what is happening here? करननाथ ने यहाँ पर डी मोटर कंपनीज, जो कि उनके फादर जो ठीक नहीं उनसे ली। इन द पास्ट द कंपनी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही पास्ट में, यहाँ तक हमको पता चला। करण वॉज डिटरमाइंड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। अब करण क्या इम्प्रूव करना चाहता है, परफॉर्मेंस। ये तो हो गई जनरल बात, अब इसके आगे चलते हैं। He observed that the method of production as well as selection of the employees in the company were not scientific। ठीक है, अब उसने ऑब्जर्व किया मेथड जो चल रहे थे पास्ट वाले, उस पे ऑब्जर्वेंस दे रहा है वो, और देख रहा है, चेक कर रहा है वहाँ पे। ओके, कि मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस में है उसको चेक कर रहा है वो, यहाँ पर ये कहना मांग रहे हो। He believed that there was only one best method to maximize efficiency। He also felt that once the method is developed, the worker of the company should be trained to learn that best method। ओके, यहाँ पे लाइन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या, एक बेस्ट मेथड को डेवलप किया जाए। ओके, द वर्कर ऑफ द कंपनी शुड बी ट्रेन टू लर्न दैट बेस्ट मेथड, और यहाँ पे उस बेस्ट मेथड को उनको सिखाया जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ किस बात में, ये किसने की थी ये बात है, कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे टेलर ने किसी प्रिंसिपल में उसके ये कही थी, साइंटिफिक प्रिंसिपल ना, टेक्निक नहीं। टेक्निक कौन सी होती है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, वो सब है ना, वो दोज आर टेक्निक, फंक्शनल फॉर्मैनशिप, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पर प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। लेट अस रीड द लास्ट लाइन आल्सो। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पर सबको टेक्निक भी लिखी हुई है, मतलब यहाँ पे दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ठीक है, अभी तो हमको प्रिंसिपल पता चल चुका है। यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा रहेगा, यहाँ पर प्रिंसिपल है द साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग चल रहा था उसने वहाँ पे जाके चेक किया, जो कि चीज़ें चल ही आ रही हैं उसको जाके चेक करना, और फिर वहाँ पे फाइंड आउट करना कि क्या बेस्ट हो सकता है, और उस बेस्ट मेथड को निकालना, वही होता है। ओके, जिसको आप बोल सकते हो, कौन सा प्रिंसिपल बोला मैंने, दैट साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। मतलब कि जैसा चला आ रहा है जरूरी नहीं कि वैसा ही ठीक हो, आप उसमें चेंजेस करती रहिए और पता करिए उस वन बेस्ट मेथड को, जिससे कि आप इम्प्रूव कर सकते हो। इसी को बोलते हैं कि चेंजेस लाना है एग्जिस्टिंग वर्क में, और पॉसिबिलिटी सब दूर होती है, तो वही उसने किया है। नाउ he believed there was only one best method to maximize efficiency। He also felt one of the method is developed, the workers of the company should be trained to learn the best method। अब वो बेस्ट मेथड किसको ट्रेन करा सकते हैं अपन, वर्कर्स को। He asked the production manager to develop the best method and carry out the
नेसेसरी ट्रेनिंग है। वो मैनेजर को क्या बोल रहा है कि इस बेस्ट मेथड को पता करो आप और ट्रेनिंग दो वर्कर्स को। नाउ प्रोडक्शन मैनेजर डेवलप्स दिस मेथड यूजिंग सेवरल पैरामीटर्स। अब वो डेवलप कर रहा है राइट फ्रॉम द डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन। कहाँ से सीक्वेंस यानी कि जहाँ से ऑपरेशन शुरू हो रहे हैं, प्लेस ऑफ मैन, मशीन्स, रॉ मटेरियल्स टिल द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। बस शुरू से लेके अंत तक की वो स्टडी कर रहा है पूरी प्रोसेस की। तो ये जो स्टडी कर रहा है पूरी प्रोसेस की, मतलब ये कहाँ पर होता था, ये है मेथड स्टडी। तो यहाँ पे जो टेक्निक हाईलाइट होगी वो है मेथड स्टडी। क्योंकि यहाँ पर भी एक मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले एक स्टडी की जाती है कि उसे एक बेस्ट वे में आप किसी काम को कर पाओ। तो मेथड स्टडी में हम चेक करते हैं वहाँ पे कॉस्ट मिनिमाइजेशन पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर वो जो चेक कर रहा है, जैसे कि मैन को चेक कर रहा है, रॉ मटेरियल को चेक कर रहा है, ऑपरेशंस के प्रोसेस को चेक कर रहा है, शुरू से लेके अंत तक की बात हो रही है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना, इससे क्लिक होता है कि कौन सी स्टडी है, मेथड स्टडी है। दिस मेथड वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द आउटपुट। अब इससे क्या हुआ, इम्प्रूव हो गया आउटपुट। अभी फिर जनरल बातें शुरू हो गई यहाँ से, है ना। इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड वेस्टेज। ये एक और चीज से यहाँ से क्लिक हो रहा है आपको कि मेथड स्टडी यहाँ पे व्हाट आर दे सेइंग हियर, द रिडक्शन इन द कॉस्ट। और ये मेथड स्टडी में ही होता है कॉस्ट रिडक्शन का बात, ठीक है, ये याद रखना। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, तो ये तो चीज हमने देख ली है, ठीक है। नाउ हियर Vishesh completed his MBA at an reputed MBA school in Lucknow, ठीक है। MBA का रास्ते में जनरल बात हो गई। He was impressed by the principle and technique of scientific management by FW Taylor। MBA में उसने स्टडी करी है FW Taylor की, उसको अच्छा लगा, इम्प्रेस हो गया वो। On complete his MBA, he wanted to apply scientific management in family business and the food chain of restaurant named Burger Mania। अब उसका फैमिली बिजनेस है बर्गर मेनिया का, और वो अब इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहता है। पूरी जनरल बात यहाँ पर हो रही है। नाउ हिज मेन गोल इज टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज आउटपुट। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि यहाँ पे जो कॉस्ट है उसको क्या करेगा वो रिड्यूस करने की बात हो रही है यहाँ पे। उसका गोल है ये कि वो कॉस्ट को रिड्यूस करेगा और आउटपुट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे फिर से रिडक्शन इन कॉस्ट की बात हो रही है। टू बिगिन ही वांटेड टू डेवलप स्टैंडर्ड मेथड। अब वहाँ पे क्या कर रहा है, वो शुरुआत कर रहा है और क्या डेवलप करना चाहता है कि स्टैंडर्ड मेथड। अब स्टैंडर्ड चीज़ों से अब आपका ध्यान कहीं खींचेगा कि किस जगह ये चीज़ बात होती है स्टैंडर्ड मेथड वगैरह की। ओके, नाउ विच would be followed through the organization। so investigated traditional method। अब वो जो ट्रेडिशनल जो चले आ रहे मेथड, थ्रू वर्क स्टडी एंड यूनिफाइड द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है पुराने मेथड्स को, यानी क्यों क्या कर रहा है, वही वाला कौन सा वाला मेथड है ये, दैट साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। क्योंकि जहाँ पर पुराने ट्रेडिशनल मेथड को आप चेक करने लगते हो और उसमें सोचते हो कि इसमें बेस्ट क्या हो सकता है, तो वहाँ पर हमेशा कौन सा प्रिंसिपल आता है, साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। मतलब जैसे चला आ रहा है वैसा मत चलने दो, आप उसमें एक्सपेरिमेंटिंग करते रहो और आप पता करो उस बेस्ट एक मेथड को, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। नाउ लेट अस रीड फर्दर। The standard method, the best way of doing a job, was then developing, taking into account all the parameter right from the procurement of the raw material till the delivery of the final product। ओके, यहाँ पे भी फाइनल प्रोडक्ट मतलब कि शुरू से लेके प्रोक्योरमेंट मतलब रॉ मटेरियल से खरीद लेके फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे ही पता चलता है कि जब भी ऐसी बात होती है कि पूरी प्रोसेस वहाँ दिखती शुरू से लेके अंत तक, उसमें कॉस्ट रिडक्शन वगैरह इसकी बातें होने लग जाएगी। क्योंकि शुरू से लेके अंत तक यानी कि प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक अगर कोई बात होती है तो मेथड स्टडी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नाउ विदेश विशेष also believe that each person should not only be scientifically selected। अब वहाँ पे ये बोल रहा है कि सिर्फ ये scientifically selected नहीं होना चाहिए but should also be given the required training to increase efficiency। बाकी उसको क्या मिलना चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सके। मतलब सिलेक्ट करो साइंटिफिकली, मतलब कि सही तरीके से जिसको जहाँ जैसा जो फील्ड का इंसान चाहिए आपको, जैसे इंजीनियर चाहिए तो इंजीनियर को आप सिलेक्ट करोगे ना, किसी और दूसरे फील्ड को तो आप सिलेक्ट कर नहीं लोगे। तो यही होता है कि आप साइंटिफिकली इसको सिलेक्ट करो और फिर
उसको क्या दो, ट्रेनिंग दो ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़े। फॉर दिस ही सेटअप स्पेशल ट्रेनिंग यूनिट कॉल्ड हैमबर्गर। ओके, हैमबर्गर इन बेंगलुरु एक स्पेशल ट्रेनिंग यूनिट बनाई उसने अलग से, हैमबर्गर, जहाँ पर वो ट्रेनिंग देगा वर्कर्स को। ठीक है, जहाँ पे ट्रेनिंग पे काफी जोर दिया जा रहा है। In Bengaluru, when the workers were given the required training to increase efficiency, तो यहाँ पे वर्कर्स के ऊपर बहुत इंक्रीज करना, उनकी एफिशिएंसी सब की बात हो रही है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है उनके, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, है ना। ये आई थिंक फोर्थ वाला आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल है बुक का, टेलर वाला। ठीक है, नाउ फॉर दिस he set up a workers were given the required training to learn the best method. The ingredient making up a burger was strategically placed. Okay, अभी जो burger जो at a factory, the ingredients making up the burger strategically placed to reduce the time taken for excess moments, time taken for excess moments. अब यहाँ पर एक और ये एक्सेस मोमेंट्स की बात होती है, तो मोमेंट्स वर्ड को भी हम इतनी इजीली छोड़ नहीं सकते। इन प्रिंसिपल्स में ये है कि साइंटिफिक में मोमेंट्स की बात हुई, मतलब मोमेंट यानी कि एक वर्कर इधर उधर मूव कर रहा है, एम्प्लॉय इधर उधर मूव कर रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ओके हियर, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो टाइम टेकन था वो रिड्यूस। Now we read further. The standard time and the other parameters were determined on the basis of work study. The Videsh rewarded the workers for meeting the स्टैंडर्ड आउटपुट। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहे थे, स्टैंडर्ड टाइम एंड अदर पैरामीटर्स वर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क स्टडी, मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम भी सेट किया है, एक्सेस मोमेंट आपको दिखा रहा था कि क्या है यहाँ पे मोशन स्टडी। अगर स्टैंडर्ड टाइम की बात आती है तो यहाँ पे टाइम स्टडी भी उसने की है। ठीक है, नाउ बर्गर मेनिया हैज स्टैंडर्डाइज प्रोसेस। अब बर्गर मेनिया का क्या बोल रहा है कि अब स्टैंडर्डाइज प्रोसेस हो गई है, रॉ मटेरियल, टाइम, मशीनरी, product and working conditions that ensure the food they sent out to the customer has the same high standard of excellence and level of quality in level of quality। okay, हाई स्टैंडर्ड्स का प्रोडक्ट बन रहा है और क्वालिटी बहुत अच्छी बन रही है, और ये जो चीज़ है उसकी फ्रेंचाइजी की बात कर रहा है। द एप्लीकेशन of scientific management to every aspect of restaurant operation led to burger mania's widespread success। अब यहाँ पे जनरल बातें शुरू हो गई है, आपको क्या बताना है यहाँ पे, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, तो प्रिंसिपल्स हमने देखे थे। ओके, इसके केस में प्रिंसिपल्स कौन से हो गए थे, प्रिंसिपल्स हो गया था साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब वाला, तो वो अपन ने देखा। फिर अपन ने कौन सा देखा, यहाँ पर क्या दिखा था, एक्सेस मूवमेंट, तो हमने बोल दिया था कौन सा स्टडी है, यहाँ पर मोशन स्टडी उसने किया होगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, टाइम स्टडी, हमने बात करा था, टाइम स्टडी यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर और कौन सा हो सकता है, यहाँ पर जो मेथड को चेंजेस की बात करता है, इससे पहले ऊपर यहाँ पे जो मेथड की बात कर रहा था, apologies for lot of noise disturbances around। okay, now here again the noise is coming, so we'll wait for some time। okay, so let us begin once again। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे दोनों चीज़ों की बात हुई थी, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की और टेक्निक्स की। तो टेक्निक जैसे कि अपन ने देख लिया, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी वहाँ पर दिख रहा था। इधर से अपन ने देख लिया था, वर्कर की बात हुई थी, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, यारी लाइन, वर्कर्स गिवन रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, यहाँ से हाईलाइट हुआ था। फिर ये बोल रहा था मेथड पे, जहाँ पे जोर दिया जा रहा था कि यहाँ पे मेथड में स्टैंडर्ड मेथड वो बनाएगा, बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब फर्स्ट टू बी डेवलप। तो ये जब वहाँ पे बात कर रहा था, तो इसके लिए हमने क्या बोला था, साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। तो ओके, हमने वहाँ पे वो बोला था। नाउ ये जो प्रिंसिपल्स अपन ने यहाँ पे देख लिए, वर्क, ये जो स्टैंड यहाँ पर साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, एक चेहरा आपने देख लिया, तो दो प्रिंसिपल आप यहाँ से लिख सकते हो, और बैक साइड से जो अपन ने टाइम स्टडी, मोशन स्टडी देखी थी, वो आप लिख सकते हो।
ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट था, ये वाला, यहाँ पे वो क्या बोल रहा था, हाई स्टैंडर्ड की बात कर रहा था, और यहाँ पर बात कर रहा था लेवल ऑफ क्वालिटी की। तो यहाँ से कौन सा होता है, यहाँ पर जो अपना जो प्रिंसिपल हाईलाइट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड की जब भी बात हो जाती है और क्वालिटी की जब भी बात होती है, तो याद रखना, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। यहाँ पे प्रिंसिपल में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना कि यहाँ पर बात होती है कि एक स्टैंडर्ड, मतलब प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड हो इन टर्म्स ऑफ साइज, वेट, शेप, उसके इंग्रेडिएंट्स, इसमें सब एक जैसा होना चाहिए। और सिंप्लीफिकेशन की अगर बात करती है, तो ये सिंप्लीफिकेशन अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शंस को हटाने की बात करता है ना। सिंप्लीफाई मतलब प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है, ईजी रखना है। तो ये दोनों पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पे ये जो टोटल 5 पॉइंट है, अगर ये 5 मार्क्स में आता है, ये 4 मार्क्स में आता है, तो आप ये लिख कर आ सकते हो, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नाउ द लास्ट वन, the scientific management means knowing exactly what you want man to do, and seeing what they do in the best and the cheapest way. The tailor developed various techniques for application of the scientific management principle and was able to achieve a threefold increase in the productivity in Bethlehem Steel Company, where he was. One of the techniques helped to determine the number of the workers to be employed, frame suitable incentive schemes and labor cost. Another technique recognized the workers who were able to accomplish exceed the fair day's work. ओके, ऐसा टेक्निक यहाँ पे फेयर डेज वर्क की बात हो रही है, एंड बेस्ड ऑन द प्रीमाइस द एफिशिएंसी इज द रिजल्ट ऑफ द जॉइंट फैक्टर ऑफ द मैनेजर एंड द वर्कर्स। तो ये जो फेयर डे वर्क की जो बात हो रही है, मतलब कि जहाँ पे एम्प्लॉय खुद खींच के काम करने की कोशिश करता है, ओके, खुद अकम्प्लिश करने की कोशिश करता है। तो एक कौन से प्रिंसिपल में बात हुई, क्योंकि दिस केस स्टडी इज वेरी टफ आई थिंक, और यहाँ पर जो बात कर रहा है वो एफिशिएंसी लेवल अपना खुद एक वर्कर बढ़ाता है। तो ये तब होता है जैसे कि डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम आपने देखा था। ओके, तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में जो टेक्निक की बात हो रही है, एक तो यहाँ नीचे बॉटम से हाईलाइट हो रही है हमको कौन सी, कि यहाँ पर जो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, पीस वेज रेट सिस्टम है, वहाँ पे वर्कर को क्या करते हैं, जैसे कि अगर वो ज़्यादा बनाता है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसकी जो कैलकुलेशन होगी, मतलब जो उसको पैसा मिलेगा वो ज़्यादा रेट पे कैलकुलेट होगा। अगर कम बनाता है तो उसके लिए बिल्कुल कम रेट पर भी होता है। तो इससे वो खुद ही समझ जाता है कि अगर मैं कम बनाऊंगा स्टैंडर्ड से तो नहीं चलेगा, मुझे ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये कौन सा हो जाएगा, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। और यहाँ पे जो ऊपर बात की थी, वो कौन सी बात की थी, कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट डू वांट मैन टू डू, सीइंग इन द बेस्ट चीपेस्ट वे। तो यहाँ पे हमेशा ऐसे चीपेस्ट वे में काम कराना, तो जरूर टेक्निक की बात हुई थी। फिर टेलर डेवलप्ड वेरियस टेक्निक्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, वाज एबल टू अचीव अ थ्रीफोल्ड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। बैथम स्टील कंपनी, ये भी जनरल बात थी। वेर ही वर्कड, वन ऑफ द टेक्निक हेल्प्स टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड। यहाँ से हमको क्लिक हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, कितने लोगों को काम पे रखना है फ्यूचर में, जैसे कि आपको पता करना है कि मुझे कंपनी में कितने लोगों को काम पर रखना है। तो आपको कहाँ से पता चलेगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो, उस एक काम को करने में कितना समय लगता है। ठीक है, उस समय के बेसिस पे ही आप ये पता कर सकते हो कि कितने एम्प्लॉयज़ को मैं रख सकता हूँ इन फ्यूचर। तो यहाँ पर टाइम स्टडी की भी बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि आपको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए या कितना टारगेट देना है, तो टारगेट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय या फिर टाइम स्टडी के थ्रू ही आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम स्टडी और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम आंसर हो जाएंगे आपके। ठीक है, सो नाउ थैंक यू, हैव अ गुड डे।